मैं हूं काइटी पीटरसन और आज हम आपको कॉमन स्नैपिंग टर्टल और एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल के बीच के अंतर को दिखाने जा रहे हैं। मैं अक्सर सवाल करता हूं कि क्या वेटलैंड इकोसिस्टम में कोई ऐसा शिकारी है जो स्नैपिंग टर्टल से ज्यादा बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया हो। सुबह तैरने के लिए बाहर निकली मछली के रूप में खुद को इमेजिन करने की कोशिश करना और हर लिली पैड के चारों ओर जहां आप मुड़ते हैं वहां हड्डियों को कुचलने वाले जबड़े का एक सेट आपका इंतजार कर रहा हो सकता है। स्नैपिंग टर्टल अपनी फूड चेन पर राज करते हैं और अमेरिका की वेटलैंड उनका किंगडम है। स्नैपिंग टर्टल के दो बहुत ही अलग प्रकार हैं। उनसे रिलेटेड जेनरा में कई स्पीशीज हैं। इसे इजी रखने के लिए हम सामान्य रूप से कॉमन स्नैपिंग टर्टल के बारे में बात करेंगे, जो औसतन 30 पाउंड वजन तक बढ़ता है और संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग पूरे पूर्वी हिस्से, मैक्सिको और मध्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। फिर आता है बड़ा एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल, जिसका औसतन वजन होता है 70 पाउंड के करीब। ये एक थ्रेटन्ड यानी संकटग्रस्त प्रजाति है, जिसका दायरा दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका तक सीमित हो गया है। ये रेप्टाइल्स वास्तव में एंशिएंट है और आज हम भाग्यशाली है कि हमारे पास ये दोनों स्पीशीज है, इसलिए हम आपको उनके अलग अलग डिफरेंसेस के बारे में नजदीक से बता सकते हैं। ये एडम रेमेडीज है, लुसियाना के सची टर्टलमैन। और यहाँ हमारे पास आप लोगों के लिए दो अलग अलग ड्रैगन हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं ओहायो से हूँ और मैं यहाँ इसको पकड़ने का आदी हूँ, कॉमन स्नैपिंग टर्टल, या जैसा कि मैं इसे हमेशा कहता हूँ कि ये मड ड्रैगन है। अब एडम जिस चीज के साथ काम करने का आदी है वो यहाँ का है, जिन्हें लॉन्गर हेड्स कहा जाता है, एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल। तो आपने कहा कि ये कॉमन स्नैपिंग टर्टल के औसत आकार के बारे में है जो आपको यहाँ मिलते हैं ना? हाँ, एवरेज साइज के बारे में है। अब मेरे लिए तो ये एक छोटा कॉमन स्नैपिंग टर्टल है। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों ने स्नैपिंग टर्टल पर हमारे दूसरे वीडियोस देखे होंगे और आपने सोचा होगा कि ओह माय गॉड, ये एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल तो वाकई में बहुत शांत लगते हैं। अब जैसे ही आप एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल को बाहर निकालकर घुटने पर रखकर संभालते हैं, वो शांत हो जाते हैं। लगभग सभी पकड़े जाने के बाद सोचते हैं कि ठीक है, जितना ज्यादा मैं संघर्ष करूंगा ना, उतनी ही ज्यादा मेरी एनर्जी बर्बाद करूंगा। अब कॉमन स्नैपिंग टर्टल एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल की तुलना में कहीं ज्यादा आक्रामक स्पीशीज है। देखते हैं क्या मेरे पर हमला करता है ये। हाँ, आपने देखा उसका सिर कितना तेजी से बाहर निकलता है और उसका मुंह। अब एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल में तुम्हें अपनी नाक से दूर रखूंगा, कभी भी अपना सिर बाहर नहीं निकालता है ये। वो अपना मुंह और चौड़ा करेगा और बोलेगा आगे बढ़ो और अपना हाथ कैंची जैसे जबड़े के पास ले आओ, लेकिन नहीं करेगा। वो वास्तव में हमला नहीं करेगा। आपने देखा, मैं अपना हाथ उसके चेहरे के सामने तक ले जा सकता हूँ। मैं आपको घर पर कभी भी ऐसा करने की सलाह नहीं देता, दोनों में से किसी भी टर्टल की स्पीशीज के साथ में। मुझे बस ये साबित करना है कि कॉमन स्नैपिंग टर्टल एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल की तुलना में ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। अब सभी स्नैपिंग टर्टल्स के बीच में एक बड़ा अंतर जो उन्हें दूसरे टर्टल्स की स्पीशीज से अलग करता है, वो ये कि वो अपने एक्सट्रीमिटीज को अपने खोल में नहीं छिपा सकते। आप देख सकते हैं कि आमतौर पर एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल दोनों पर प्लेस्ट्रोन कितना छोटा है। आपकी सारी मांसपेशियां खुली हुई है और इसीलिए इन्होंने ये अनबिलीवेबल डिफेंसिव टेक्निक्स डेवलप की है। और आप देख सकते हैं कि दोनों टर्टल्स के मुंह अभी भी खुले हुए हैं। अगर हम अपनी उंगलियां उनके पास ले जाएं तो दोनों काटने के लिए रेडी है। और ये उस एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल के काटने के फैलाव को देखिए, कॉमन स्नैपिंग टर्टल की तुलना में ये बहुत बड़ा अंतर है। अब एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल उस छोटे से वर्म जैसे अपेंडिक्स के साथ धीमी गति से बहने वाली क्रीक्स और नदियों के तल पर लेटकर शिकार करते हैं। उसके मुंह का जो बेस है बिल्कुल वर्म जैसा दिखता है। अब ये कछुए इसी तरह शिकार करते हैं क्योंकि वे घात लगाकर शिकार करने वाले शिकारी होते हैं। कॉमन स्नैपिंग टर्टल खाना बदोश शिकारी होते हैं, जिसका मतलब है कि ये अपने शिकार की तलाश में पानी में घूमते रहते हैं। वास्तव में उसे पकड़ने से पहले उसका शिकार करते हैं, उसे मारते हैं और उसका सेवन करते हैं। अब कवच खोल का ऊपरी हिस्सा है और आप देख सकते हैं कि कॉमन स्नैपिंग कछुए की शक्ल एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल की नुकीली शक्ल वाली तुलना में काफी चिकनी है। कॉमन स्नैपिंग टर्टल आमतौर पर तालाबों में रहते हैं, जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, और एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल आमतौर पर धीमी गति से बहने वाली क्रीक्स और नदियों में पाए जाते हैं। अब कॉमन स्नैपिंग टर्टल्स की पूंछ पर ये बड़े नुकीले ओस्टोडर्म होते हैं। अब ओस्टोडर्म स्केल से ढका हुआ बस एक हड्डी का टुकड़ा है और आपको दिखेगा कि ये वास्तव में ड्रैगन की पूंछ पर स्पाइक्स जैसा दिखता है। आप देखते हैं कि एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल पर ओस्टोडर्म बहुत छोटे होते हैं और जैसे जैसे ये कछुए बढ़ते हैं उनकी पूंछ बड़ी होती जाती है और ओस्टोडर्म वास्तव में छोटे होते जाते हैं, जो कॉमन स्नैपिंग टर्टल्स के साथ में उल्टा होता है। जैसे जैसे कॉमन स्नैपिंग टर्टल बढ़ता जाता है, उसकी पूंछ मोटी होती जाती है और उसके ओस्टोडर्म और अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। अब अगर आप कॉमन स्नैपिंग टर्टल की नाक को देखें
तो ये छोटी और ब्लंट होती है। एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल की नाक बहुत लंबी होती है और इन कछुओं को बस अपना सिर पानी से बाहर निकालना होता है। शरीर पूरी तरह से डूबा रहता है और ये अपनी छोटी आंखों का यूज करके पेरिस्कोप की तरह चारों ओर देख सकते हैं, हवा में सांस ले सकते हैं और फिर वापस गहरे पानी में गायब हो सकते हैं। है ना कमाल की बात? वाओ, ये बहुत ही बढ़िया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल की तुलना में कॉमन स्नैपिंग टर्टल को देखने का मौका मिलना। एडम, हमें इन कछुओं के पास लाने के लिए थैंक यू। हम उन्हें वापस उनकी जगह में छोड़ देंगे और फिर हम कुछ मॉन्स्टर को खोजेंगे, है ना? आज रात हम जाएंगे ड्रैगन की तलाश में नदियों में। स्नैपिंग टर्टल हमारे ग्रह पर क्रिटेशियस पीरियड के एंड से मौजूद है। फॉसिल्स रिकॉर्ड्स में लगभग 70 मिलियन साल पहले के हैं। भले ही आपको लगता हो कि ये सही जलीय शिकारी हैं या नहीं, मुझे लगता है कि हम सभी इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ये विशाल टर्टल वास्तव में लगभग प्रीहिस्टोरिक है।